हमने लास्ट टाइम वेरिएबल की छोटी सी डेफिनेशन देखी थी कि वेरिएबल होता क्या है। इट इज अ प्रोग्रामर डिफाइंड नेम टू होल्ड या स्टोर सम वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कारण कि दोस्तों हम कभी भी डायरेक्टली किसी हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमें कंसेप्ट क्या दिया वेरिएबल नेम्स का। तो वेरिएबल्स को हमारा सीपीयू कहीं ना कहीं रैम में स्पेस देता है। सो वी कम्युनिकेट विद द मेमोरी विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम्स। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी, वेरिएबल शुड बी अदर देन कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो कोई भी वेरिएबल किसी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। अब हमसे वाइवा में पूछा जाता है वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका दूसरा नाम है आइडेंटिफायर। अब इन सी लैंग्वेज, अब अगर मैं सी की बात करूँ तो मैं सी प्रोसेस की बात भी कर रहा हूँ, जावा की भी बात कर रहा हूँ और सी शार्प की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी लैंग्वेजेस एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। वी नीड टू स्पेसिफाई data type of the variable and optionally value during its declaration। तो जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, हमें उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, साथ साथ मेंशन करना पड़ेगा कि हम उसका डेटा टाइप क्या चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब पहला सिंटेक्स है डेटा टाइप वेरिएबल नेम, जैसे एग्जाम्पल इंटीजर है। सेकंड हो सकता है दोस्तों डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल फ्लोट g इक्वल टू 9.8। हम सभी जानते हैं, हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है। तो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड सिंटेक्स है दोस्तों कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जैसे हम लिखा कांस्टेंट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.1417। अब देखिए पहले में हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, तो फिर से कैंपस क्वेश्चन आ गया। इन सी सी प्लस प्लस what will be the value of variable if not initialized during declaration। जैसे इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में नाम देता हूँ दोस्तों, इसे star1 देता हूँ, लाइक इन star1। तो फिर से लिखने से बेहतर है मैं इसे मार्किंग कर लूँ। तो इसका आंसर है गार्बेज वैल्यू, गार्बेज और अननोन वैल्यू इन सी सी प्लस प्लस। तो सी सी प्लस प्लस में अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें लेकिन वैल्यू स्पेसिफाई ना करें तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है दोस्तों, या अननोन वैल्यू होती है। अब कभी कभी हमारे दोस्त वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ रूल्स में मिस्टेक कर जाते हैं, तो हमें पढ़ना है दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स कि हमें वेरिएबल्स बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो पहला रूल है वो है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट।
हमारे लिए अपर केस अल्फ़ाबेट्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स सेम है, यानी मैं अपनी स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं अपनी स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के लिए दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि एक कैपिटल लेटर्स में और एक स्मॉल केस लेटर्स में है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे फ्रेंड स्टार्टिंग में गलती क्या करते, लिखते फ्लोट ए, लेकिन बाद में फिर फॉर्मूला क्या लगाते, यहाँ पे डिफाइन करते ए कॉमा आर, लेकिन बाद में यूज करते क्या, ए इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर। अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर इन ए। देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल ए डिफाइन किया, जबकि हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, स्मॉल ए, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, वेरिएबल शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, followed by alphabet, digits और underscore। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हमेशा कहाँ से शुरू होना चाहिए, अल्फाबेट से, या फिर किससे शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर से। उसके बाद अल्फाबेट्स भी चलते हैं, डिजिट्स भी चलते हैं और अंडरस्कोर भी चलते हैं। जिसे एग्जाम्पल की बात की जाए दोस्तों, तो मार्क्स अंडरस्कोर 1 ये ओके है, लेकिन अगर मैं लिखूँ 1 अंडरस्कोर मार्क्स तो ये एरर आएगा। या अगर मैं लिखूँ अंडरस्कोर 1 मार्क, दिस इज ओके। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत किससे की, अंडरस्कोर से, तो शुरुआत हमेशा अंडरस्कोर से होनी चाहिए, बाद में फिर आप अल्फाबेट्स, डिजिट या अंडरस्कोर दे सकते हैं। नो अदर कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड, और स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड। आगे मैंने नो लगा दिया, नो मतलब इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो 3 चीज़ें चलती हैं, तो अल्फ़ाबेट चलता है ना A to Z, नंबर चलते हैं 0 से लेकर 9, या फिर अंडरस्कोर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, 5 स्टार या फिर ब्लैक एंड वाइट या फिर अमेरिकन डॉलर या फिर फादर्स नेम, ये सबके सब क्या हैं, इनवैलिड हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहती है, स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम में स्पेस भी नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कभी कभी हमारे फ्रेंड लिख देते हैं फादर स्पेस नेम, जो कि गलत है। बेहतर होता है किसी में क्या लिखते हैं, फादर अंडरस्कोर नेम, सो दिस इज ओके। अब जैसे कि मैंने आपसे पढ़ाया, कहा दोस्तों कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप देना पड़ता है। हालांकि डेटा टाइप मैंने पहले भी 2-3 बार यूज़ किए हैं, लेकिन किस डेटा टाइप को कब यूज़ करते हैं वो मैंने नहीं समझाया। तो क्यों ना आज हम डेटा टाइप समझें, डेटा टाइप्स इन C and C++। Data types helps compiler
to decide what kind of value is to be stored in the variable. अब बेनिफिट क्या होगा? Compiler can allocate required amount of memory. Second advantage है CPU can perform efficient computation. Based on data type. तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं वहाँ पे सीपीयू एफिशिएंट काम करता है. जैसे एग्जांपल, अगर हम 11/2 लिखें तो हमें आंसर मिलेगा केवल 5, क्योंकि ये क्या है? इंटीजर अपॉन इंटीजर. तो जब भी दो इंटीजर्स डिवाइड होंगे दोस्तों तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इंटीजर. लेकिन अगर मैं लिखूँ 11.0/2 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5.5. क्यों? क्योंकि ये हो गया फ्लोट अपॉन इंटीजर, तो हमें क्या मिलेगा? फ्लोट. तो जब हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं तो कंपाइलर डिसाइड कर पाता है कि व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड. अब बीच बीच में मैं दोस्तों को कैंपस क्वेश्चन भी समझाता हूँ. तो अभी हमें कैंपस क्वेश्चन नंबर 3 कवर करना है दोस्तों. कैंपस क्वेश्चन 3 कहता है लैंग्वेजेस in which it is compulsory to declare variables along with data type during program design are called. तो आंसर है दोस्तों स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस. इसमें कौन कौन आता है? C++, जावा, C#. यानी जो रूल मैं अपने दोस्तों को C में सिखाता हूँ वो सभी रूल C++ में, जावा में, C# में भी काम आते हैं. वेयर एज पाइथन, एप्पल स्विफ्ट आर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस. In which data type is inferred based on value assigned. दोस्तों दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. स्टैटिकल टाइप जिसमें हमें पहले से डेटा टाइप बनाना पड़ता है, और डायनेमिकली टाइप जिसमें आपको पहले से डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा अच्छा ऑप्शन किसमें? इसमें. क्यों? क्योंकि कंपाइलर डिसाइड कर पाते हैं कि किस तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म करना है. तो थोड़ी देर के लिए मैं दोस्तों को पाइथन के पास लेके चल रहा हूँ. और यहाँ मैं लिख रहा हूँ a = 5, और मैं सिस्टम से पूछ रहा हूँ सिस्टम a का टाइप क्या है. तो पाइथन कह रहा है कि a कैसा डेटा है? इंटीजर डेटा. अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ a = ऑल इज वेल, और मैं सिस्टम से पूछ रहा हूँ कि a का टाइप क्या है. तो क्या टाइप है? स्ट्रिंग. तो डायनेमिकली पाइथन डिसाइड करा कि कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट? द वैल्यू. हमने कैसी वैल्यू असाइन की है. अब जैसे मैं लिख दूँ a = 5.5 और फिर से पूछूँ टाइप ऑफ a, तो सिस्टम कहेगा कि इसका टाइप क्या है? फ्लोट. तो कंक्लूजन निकला कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप. लेकिन एडवांटेज किस पर आता है? जिसमें पहले से हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं. तो चलिए दोस्तों हम फोकस करते हैं डेटा टाइप पे. डेटा टाइप में कंज्यूम होता है दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं किस में यूज करूंगा? प्रिंटफ और स्कैनफ में. तो जब भी हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करेंगे तो वी टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर. फिर साइज, जैसे हम अपनी हाइट को फिट्स में नापते दोस्तों, वैसे मेमोरी को हम किस में नापते? बाइट्स में.
1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, और बिट्स का मतलब है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बिट्स वर्ड कहाँ से आया। तो बिट्स वर्ड कहाँ से आया, बाइनरी के पहले 2 अक्षर और डिजिट्स के लास्ट के 2 अक्षर, तो क्या बन गया बिट्स। इक्वल टू 8 स्विचेस। जो हमारे फ्रेंड्स हैं अभी भी 12th पास के, उनको मैं बताना चाहूँगा, घर में अगर किसी स्विच बोर्ड में 8 स्विच लगातार लगे हुए हों तो उसको हम 1 बाइट कह सकते हैं, और घर बैठ के उनकी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो सब ऑफ, या पहला ऑन, या फिर दूसरा ऑन। ऐसे करते करते 256 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे इस टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है कि अगर एक स्विच हो तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो ऑफ या ऑन। 2 स्विच हो तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो दोनों ऑफ या दोनों ऑन, या अल्टरनेटली ऑन ऑफ। तो हमें निकालना पड़ेगा 2 का पावर 8। तो 2 का पावर 8 कितना होता है, 256। ऐसे दोस्तों 2 का पावर 16, अगर 2 बाइट्स होते तो इतने कॉम्बिनेशन बनते। ऐसे ही 2 का पावर 4 यानी 32 बिट्स होते, सॉरी 2 का पावर 32 में लिखना चाहता था, तो इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अच्छा, फिर दोस्तों रेंज, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में मार्क्स की रेंज होती है कि मिनिमम कितने मार्क्स, मैक्सिमम कितने मार्क्स। जैसे पेपर अगर 100 तक का है तो टीचर 101 नहीं दे सकती, या अगर नेगेटिव सिस्टम नहीं है तो -1 नहीं दे सकती मैम। तो वैसे ही हर वेरिएबल की भी क्या होती है दोस्तों, रेंज होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेटा टाइप्स की। पहला डेटा टाइप है दोस्तों कैर। अब कैर का काम क्या है, टू स्टोर अल्फान्यूमेरिक डेटा। जैसे हमारे घर का एड्रेस, घर के एड्रेस में नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कैर, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे %c। ये कंज्यूम करते हैं 1 बाइट। अब इसमें स्टोर कर सकते हैं सिंगल लेटर, या फिर 0 से लेके 255 तक। भाई अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था 1 बाइट। 1 बाइट बराबर होता है 256, लेकिन हमने 255 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं 0 से गिनती कर रहा हूँ। अगर हम अपने हाथ की फिंगर्स को इंक्लूडिंग थंब को काउंट करें 0 से, 0 1 2 3 4, तो 4 आएंगे, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 0 से। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कैरेक्टर C इक्वल टू टेक डेव का T। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी दोस्तों, कि डेटा हमेशा किस में रखा जाता है दोस्तों, सिंगल कोट में। कारण क्या कि सिंगल कोट नहीं लगाते तो सिस्टम को लगता है कि T एक वेरिएबल है, जबकि हम सिस्टम को बता रहे हैं कि T भी क्या एक वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंगल कोट। तो हमारे कैंपस क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे थे, 3 तक। यहाँ मैं कैंपस क्वेश्चन 4 ऐड कर देता हूँ दोस्तों। हाउ कैरेक्टर वैल्यूज स्पेसिफाइड। तो आंसर है दोस्तों यूजिंग सिंगल कोट्स। हम दोस्तों को टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए, खासकर जो हमारे फ्रेंड अभी 12th पास हुए उनको टेक्निकल टर्म नहीं पता होती है। तो वाइवा में वो आंसर तो सही देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें टेक्निकल वर्ड नहीं पता तो गलत आंसर देते हैं। जैसे कई दोस्तों को पता ही नहीं कि सिंगल कोड कहलाता है, तो मैम से कहते हैं मैम डबल कॉमा, हालांकि वो कोड कहना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं कि टेक्निकल वर्ड क्या है। तो मैम अगर सुनेंगी डबल कॉमा तो मैम क्या समझेंगी, मैम समझेंगी आप ये कहना चाहते हो, और मैम कहेंगे आपका आंसर गलत है, जबकि आंसर क्या है दोस्तों, सिंगल कोट। तो हमेशा वैल्यू किस में नहीं चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कोट में। लाइक कैरेक्टर C इक्वल टू X।
अच्छा नंबर है तो नंबर को डायरेक्टली दे सकते हैं, जैसे इंटीजर c इक्वल टू 65। रीज़न मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आस्की कोड्स। तो मैं स्टूडेंट ही दोस्तों, तो मैम मुझसे पूछेंगे भाई भूपेन तुम कैरेक्टर वैल्यू कैसे दोगे, तो मैम से मैं कहूँगा मैम दो ऑप्शन है। अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ तो अल्फ़ाबेट सिंगल कोट्स में, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से लेकर 255 तक वैल्यू भी चल सकती है, तो वो मैं कैसे दूंगा विदाउट डबल कोट्स, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों चलती है हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे यूजिंग आस्की कोड्स। अब दूसरी डेटा टाइप की बात करते हैं दोस्तों, टू स्टोर होल नंबर्स। कभी कभी में होल नंबर्स स्टोर करने पड़ते हैं, तो होल नंबर स्टोर करने के लिए दोस्तों दो ऑप्शन है, या तो हम यूज़ करें इंटीजर या यूज़ करें लॉन्ग। अब इंटीजर के लिए %d भी यूज़ कर सकते हो या %i भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हैं तो टर्बो सी में केवल 2 बाइट कंज्यूम करता है, लेकिन क्योंकि आजकल हम जीसीसी में काम करते हैं तो जीसीसी में इंटीजर कंज्यूम करता है 4 बाइट्स। तो आजकल जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं दे कंज्यूम 4 बाइट्स %LD। तो इंटीजर के लिए %d और लॉन्ग के लिए %LD। अब मुझसे टीचर ने कहा भाई भूपेन तुम रेंज निकालो, तो अभी भी मैंने क्या बताया कि 1 बाइट बराबर कितने बिट्स, 8 बिट्स, तो 2 बाइट्स बराबर कितने बिट्स, 16। तो बस हम वापस चलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, कह रहे हैं 2 का पावर 16 -1, तो रेंज आ गई है। तो इसकी रेंज हो गई -32768 से लेके 32767। दोस्तों अभी भी 2 का पावर 16 है, 2 का पावर 16। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग में दो तरह के नंबर होते हैं, अनसाइंड नंबर और साइन नंबर। अनसाइंड मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज, अनसाइंड मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो उसको आप, यानी दो भाई थे पार्टीशन करवा लिया दोनों ने, तो आधी वैल्यू चली गई नेगेटिव रेंज में और आधी कहाँ चली गई, पॉजिटिव में। अच्छा नेगेटिव में एक ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू -1 तक जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से काउंट होगी, 0 से। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू 0 से काउंट होगी, इस कारण से पॉजिटिव में हमेशा एक कम आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इंटीजर a इक्वल टू 5, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन अब हम जीसीसी की रेंज निकाले तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 मीन्स कितने बिट्स, 8। अब उसके दो हिस्से, तो 32/2 तो 31, क्योंकि टीचर ने हमें पढ़ाया था कि पावर घटता है 1, हमें निकालना है 2 का पावर 31। ये इतनी बड़ी रेंज आ गई, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि मुझे याद है लेकिन मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए टाइप भी कर लेता हूँ मैं, -2147483 648 से लेके 2147483 647। अब मुझे स्टूडेंट कहते सर हमें याद रखना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो निकाल भी सकते हो। अच्छा दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल भी सेम वैसा ही होगा, एग्जाम्पल तो कुछ ही नहीं होगा। अब लॉन्ग वैल्यू ये कंज्यूम करता है 4 बाइट्स। आजकल लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ कम बचा है, लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ टर्बो सी में बहुत था। क्यों, क्योंकि टर्बो सी में इंटीजर केवल 2 बाइट्स होल्ड कर पाता था, लेकिन जीसीसी में इंटीजर भी 4 बाइट्स और लॉन्ग भी 4 बाइट्स, जिस कारण से लॉन्ग का महत्व खत्म हो गया है। अब सिंपल सी बात है, ये 4 बाइट्स है तो इसकी रेंज भी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम वैसे की वैसी। लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो गया दोस्तों, तो इंटीजर b इक्वल टू लॉन्ग b इक्वल टू 5l। नाउ दिस इज कैंपस क्वेश्चन। कैंपस में कहा जाएगा भाई भूपेंद्र बोथ इंट एंड लॉन्ग रिप्रेजेंट होल नंबर, then how compiler decides whether it is integer
और लॉन्ग वैल्यू। तो हमने अभी भी देखा दोस्तों, हमने क्या किया, लास्ट में क्या लगा दिया, एल। तो हमें आंसर मिला सफिक्स, जो पीछे की वो सफिक्स एल और स्मॉल एल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा इंटीजर c इक्वल टू 5 छोटा एल। अब बड़ा एल में यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, छोटा एल। लेकिन छोटे एल से बेहतर है कि हम क्या यूज़ करें, क्योंकि छोटा एल पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हाँ बड़ा एल पढ़ने में भी आसानी हो रही है। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें किसी लॉन्ग वैल्यू को देना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं सफिक्स एल का। हाउ रेंज ऑफ इंटीग्रल टाइप इज कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन दोस्तों गेट में आता है। आप जितने भी मेरे फ्रेंड मुझे सुन रहे हो, एग्जाम अपने इंजीनियरिंग के बाद अगर एमटेक करना चाहें या पब्लिक सेक्टर में जाना चाहें तो गेट का एग्जाम्पल कंपलसरी हो गया है। तो ये क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन में भी आता है। अच्छा, इंटीग्रल टाइप में कौन कौन आता है, इंटीग्रल टाइप में आता है दोस्तों कौन, कैर, इंट और फ्लोट। तो अभी भी टीचर ने फॉर्मूला सिखाया क्या, माइनस ऑफ 2 का पावर, मेरे पास पावर लिखना समझ नहीं तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 2 का पावर n-1 से लेके 2 का पावर n-1 minus 1। Here n is size in bits। यहाँ मैं बाइट्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिट्स। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, अभी मैंने इंटीजर की साइज निकाली थी, इंटीजर की रेंज। तो इंटीजर कितना कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स, यानी कितने बिट्स, 32 बिट्स। लेकिन क्योंकि आधा नेगेटिव है आधा पॉजिटिव है, इस कारण से एक पावर घटानी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 का पावर 31 से लेके 2 का पावर 31, और एक वैल्यू कम क्यों, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से। अब हम सभी बच्चों के घर में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, 12th में हमने बाय किया था दोस्तों केसीओ का कैलकुलेटर। तो हम चाहे तो निकाल के देख सकते हैं कितना, 2 का पावर 31 कितना आ रहा है, 2147483648। यही तो मैंने लिखा था दोस्तों यहाँ। तो हमारे दोस्तों को गेट का क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ ऐसे रेंज निकाली जाती है। अच्छा, जो फ्रेंड आज की क्लास में नहीं है वो गेट की एग्जाम में गलती करके आते हैं। गेट वाले बड़े चालाक होते हैं, गेट वाले एग्जाम्स के हिंट दे देते हैं कि भाई 4 बाइट्स बराबर 32 बिट्स। और पता है पहला ऑप्शन कौन सा रखते हैं, पहला ऑप्शन वो ये रखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हिट एंड ट्राई करेगा सबसे पहले इसी पे टिक करेगा। क्यों, क्योंकि उस लगेगा यार ये तो 32 बिट है तो डेफिनेटली 32 बिट की रेंज होगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आधा नेगेटिव जा रहा है और आधा कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में। इस कारण से एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम। जैसे मेरे पास 8 एप्पल्स है दोस्तों, मैं अकेला खाऊं तो 8 एप्पल खा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने ब्रदर के साथ शेयर करना पड़े तो आधे मेरे पास आधे उनके पास, तो 4 मेरे पास 4 उनके पास। तो क्योंकि हाफ हो गया तो अपॉन 2 हो गया, तो पावर 1 घट गया। अच्छा, कभी कभी दोस्तों में फ्रैक्शनल नंबर्स स्टोर करने होते हैं, टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स। तो उस केस में 2 डेटा टाइप हैं, या तो फ्लोट यूज़ करो या क्या यूज़ करो, डबल। तो आज हमें टीचर ने पढ़ाया कि 5 तरह के डेटा हैं, या तो कैरेक्टर डेटा या इंटीजर या लॉन्ग डेटा, या अंत में क्या, फ्लोट या डबल डेटा। अब फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं %f, इसके लिए यूज़ करते हैं %lf। ये कंज्यूम करता है 4 बाइट्स। अब इसका नाम ही डबल है, भाई नाम अगर डबल है तो कंज्यूम भी कितना करेगा, डबल, यानी 8 बाइट्स। तो यहाँ पे रेंज हम कुछ ऐसे लिखते हैं 3.4 e। e का मतलब है इंटू 10 टू द पावर, e मीन्स एक्सपोनेंट, मीन्स 10 टू द पावर।
कारण कि कंप्यूटर में इंटू 10 टू द पावर लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं क्या लिखूंगा 3E8, यानी कितना दोस्तों 3 इंटू 10 टू द पावर। तो इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे 3E8। जब भी मैं गूगल क्लासरूम में अपने वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ एसोसिएट वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने दोस्तों से कहा था कि आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन का वीडियो देखिएगा, तो आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन में भी मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया हुआ है। तो 3E -38 से लेके 3.4E + 38, तो -38 से लेके +38 तक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फ्लोट फॉर एग्जाम्पल f इक्वल टू या d इक्वल टू 4.4f। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सफिक्स आ गया, तो जैसे सिर्फ लॉन्ग वैल्यू में सफिक्स लगता है वैसे ही फ्लोटिंग वैल्यू में भी सफिक्स क्या लगता है f। तो हमारा अगला कैंपस क्वेश्चन आ गया, कैंपस क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग वैल्यू। तो हमने इसका आंसर क्या पढ़ा, बाय यूजिंग सफिक्स f। ऑप्शनल इन C, कंपल्सरी इन जावा, C#, एप्पल स्विफ्ट। भाई परेशानी क्या है दोस्तों, जिस तरह से दो इंटीजर के टाइप हैं, तो कंपेयर कैसे डिसाइड करें कि वो इंटीजर वैल्यू है कि लॉन्ग वैल्यू है। तो हमने सफिक्स क्या लगा दिया l। ऐसी फ्रैक्शनल के लिए भी दो डेटा टाइप हैं, तो बेचारा सिस्टम कैसे डिसाइड करे कि मुझे कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमने लास्ट में सफिक्स क्या लगा दिया f। सी लैंग्वेज में नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जिस दिन हम जावा के बैच में पहले दिन बैठेंगे वहाँ पर अगर आप लगाना भूल गए तो क्या आ जाएगा, एरर। अच्छा डबल की बात करें तो उसकी रेंज है 1.7E -308 से लेके 1.7E + 308। तो कंक्लूजन निकला कि डबल डेटा टाइप ज़्यादा पावरफुल है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं डबल E इक्वल टू 4.4। अब देखिए ये भी 4.4 है और ये भी क्या है 4.4। तो चलिए अब अगले कैंपस क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंपस क्वेश्चन नंबर 8। When both float and double represent fractional value, then what's the difference? तो दोस्तों आंसर है एक्यूरेसी। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम कैलकुलेशन करते थे स्कूल लाइफ में दोस्तों, हमें प्रिसीशन निकालना पड़ता था कि कहाँ तक। जैसे टीचर ने पहली बार हमें पढ़ाया 22/7 और मुझसे कहा भूपेन तुम 22/7 को सॉल्व करो। पहली बार जब हमें टीचर ने पाई पढ़ाया था दोस्तों सर्कल के चैप्टर में, तो टीचर ने कहा भाई 22/7 एक इंटरेस्टिंग वैल्यू है। मैम ने कहा से डिवाइड करते जाओ, तो 7 3 या 21 बचा 1, तुमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ गया, हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया तो 4 यहाँ आ सकता है क्योंकि 28 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 आ गया, हमने 0 बढ़ा दिया तो 7 2 जा 40, तो 6 बच जाएगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ 6 बच जाएगा दोस्तों। हमने फिर से 0 लगा दिया। अब 7 7 जा 49, 7 8 जा 8 टाइम्स जा सकता है 56, 4 बच जाएगा दोस्तों। अब 7
6 या 42, यानी 7 5 जा सकता है, 35 5 बच जाएगा, फिर हमने 0 बढ़ाया तो 7 आ जाएगा यहाँ पे 49। अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया, क्योंकि फिर से 1 आ गया तो कहानी पूरी रिपीट होगी। कौन सी कहानी रिपीट होगी? 1 वाली, 1 वाली कहानी, यानी कितना 1 जा, है ना, ये वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कितने प्रिसीशन कैलकुलेट किए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेचारा फ्लोट केवल कितने प्लेसेस तक कैलकुलेशन करता है? 8 तक, जबकि ये कहाँ तक कैलकुलेट करता है? 15 या 16 डिजिट तक। तो कंक्लूजन निकला कि मैं स्कूल में कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रहा हूँ, दैट बिकम्स एक्यूरेसी। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ दोस्तों? डबल डेट टाइप। तो चलिए हम कंप्यूटर बेस से पूछ रहे हैं 22/7। देखिए मैजिक, जब तक मैं सोचता तब तक निकाल दिया। देखिए हाँ, ये वैल्यू रिपीटेड है, देखिए यहाँ तक उसने वैल्यू निकाली, फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और रिपीट। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि हैं तो दोनों के लिए फ्रैक्शनल, लेकिन एक्यूरेसी का अंतर है। दोस्तों आगे चल के हम पढ़ेंगे अदर फॉर्म्ड स्पेसिफायर्स। तो कुछ और भी फॉर्म्ड स्पेसिफायर्स हैं, जैसे दोस्तों को मैं स्ट्रिंग पे वर्क करना सिखाऊंगा, तो स्ट्रिंग के लिए %s हम वर्क करेंगे दोस्तों लॉन्ग डबल पे। जैसे हमारे किसी फ्रेंड ने कहा सेकेंडरी डेटा टाइप, तो लॉन्ग डबल सेकेंडरी है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें किसमें कंबाइन कर दिया? लॉन्ग को भी कंबाइन कर दिया, डबल को भी कंबाइन कर लिया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे %lf। अब ऐसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करेंगे, तो ऑक्टल के लिए %o। यहाँ पे %d क्यों है? क्योंकि %d का मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट चलती हैं। ऑक्टल का मतलब जिसमें 8 डिजिट्स होती है 0 से लेकर 7 तक। आगे चल के हम वो करेंगे हेक्साडेसिमल पे। तो हेक्साडेसिमल के हम यूज करेंगे % या तो कैपिटल X या फिर %x। ऐसे ही दोस्तों हम सीखेंगे आगे चल के पॉइंटर्स में। तो पॉइंटर्स में होता है सेगमेंट ऑफसेट। तो सेगमेंट ऑफसेट के लिए हम यूज करेंगे %fp, और केवल ऑफसेट के लिए यूज करेंगे %p। तो जैसे जैसे हमारे बैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी यूज करेंगे, लेकिन आज हमें फोकस केवल किस पे करना है? इन 5 पे, %c, %d, %ld, %f और %lf। अब समय आ चुका है कि आज के हमने जो टॉपिक पढ़े उनके बेसिस पे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टुडेज कंसेप्ट। और मेरा पहला जो प्रोग्राम आज पसंद का दोस्तों वो है कैलकुलेटिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बेसिस पे हम घर में क्या कर सकते हैं? सेम ऐसा ही प्रोग्राम बन सकता है आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। और हमारे कई दोस्तों को पहले से ही लिंक अवेलेबल है टेक कोड गुरुजी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे 2 चैनल हैं, तो ये प्रोग्राम मेरे चैनल टेक कोड गुरुजी पे भी अवेलेबल है। तो जैसा फोर्स का प्रोग्राम में बनाऊंगा, सेम वैसा ही प्रोग्राम कहाँ बना हुआ है? मेरे चैनल पे भी बना हुआ है। अब हमने कुछ दिन पहले सीखा था कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हमें हमेशा लिखना ही पड़ता है। और मैंने कहा था कि जो भी लॉजिक आप सोचेंगे, लॉजिक यहाँ सोचोगे, ठीक? तो सोचो मुझे स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो मुझे स्कूल में टीचर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था, F = m/g। और टीचर ने पढ़ाया था कि यहाँ पे g बराबर क्या है? 9.8। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम भैया मुझे चाहिए डबल। अब मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था, सर हम कैसे डिसाइड करें कि फ्लोट चाहिए कि डबल चाहिए? तो डबल की क्या है खासियत? डबल डेटा टाइप इज मोर एक्यूरेट
एंड सुटेबल फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस। तो जब भी मेरे दोस्तों को साइंटिफिक कंप्यूटेशन करनी हो ऑफ हाई एक्यूरेसी, अब जैसे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में डबल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पासबुक में पैसों की एंट्री होती है दोस्तों, तो केवल 2 प्लेसेस तक पैसे लिखे जाते हैं, जैसे 0.55। जबकि हम जानते हैं कि फ्लोट कब तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, 8 प्रिसीशन तक। तो कंक्लूजन निकला कि जहां पे डेसिमल संख्याओं का महत्व कम हो वहां फ्लोट। हम जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिक सैटेलाइट्स भेजते बड़े बड़े, और जरा से भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे तो पूरा क्रैश हो जाएगा। तो जहां एक्यूरेसी बहुत हाई रिक्वायर्ड हो वहां पे हमेशा क्या यूज करना चाहिए हमें, डबल डेटा टाइप। तो हम यूज करें डबल क्या, F, M। अब देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है, क्योंकि आज हमने पढ़ा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट डबल G इक्वल टू 9.8। इससे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा, अब आज के नोट्स आप रिवाइज कीजिएगा। ये चीज देखिए मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था कि वेरिएबल बनाने के 3 तरीके हैं, तो डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और वेरिएबल और वैल्यू, या फिर क्या कांस्टेंट डेटा टाइप वेरिएबल और वैल्यू। डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू पता है कि नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं पता कि फोर्स आप कितना इनपुट करोगे, मुझे नहीं पता कि मास आप कितना इनपुट करोगे, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जी पहले से कितना फिक्स्ड है, 9.8। अच्छा, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर मास। और हम जानते हैं कि मास हमेशा किस में कहला जाता है, केजी में। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जब भी इनपुट लेना तो स्कैनफ यूज होता है, लेकिन आज डेटा टाइप कौन सा है, डबल। और हम जानते हैं कि डबल के लिए कोड कौन सा हमें यूज करना है, %d नहीं, डबल के लिए क्या यूज करना है दोस्तों, %lf। तो यहां मैं लिखूंगा %lf। और किस में इनपुट करना है, एड्रेस ऑफ m में। हियर एम्परसेंड मींस मेमोरी एड्रेस ऑफ m। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि हमें एक वैल्यू लेनी है जो किसके एड्रेस में भेजनी है, एड्रेस ऑफ m। अब देखिए मुझे m पता है, राइट हैंड साइड में m पता है और g पता है, क्योंकि g हमने पहले से ही क्या मेंशन किया हुआ है, 9.8। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं f इक्वल टू कितना, m इंटू जी। और फिर किससे प्रिंट करवाएं, हम जानते हैं कि जब भी लाइन चेंज करें तो वी कैन यूज /n। तो /n एक स्पेशल कैरेक्टर जिससे हम लाइन चेंज कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू %lf न्यूटन्स। अब कल मेरे कई दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर हम यहाँ पे kg इंटू मीटर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर क्यों ना लिखें। दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो वही लिख सकते हैं जिसने 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी हो। अब मैं किसी किराना स्टोर पे गया और उनको किसी ट्रक को आगे बढ़वाना है, तो उनको ये सब टेक्निकल टर्म से मतलब थोड़ा है, वो तो सिंपली बात करेंगे कि भाई इस ट्रक को सरकाने में कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि न्यूटन क्या है, एक जेनरिक वैल्यू है, जैसे क्विंटल हो गया, जैसे टन हो गया, वैसे न्यूटन एक क्या जेनरिक टर्म है, किसके लिए, फोर्स के लिए। तो हम ऐसा लिखते तो भी चल जाता, लेकिन बेहतर होता कि हम क्या लिखते, न्यूटन। हालांकि मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ समझ में आ गया कि इट्स अ फोर्स। तो जैसे रेजिस्टेंस के लिए ओम होता है, कैपेसिटेंस के लिए मोह होता है, एनर्जी के लिए जूल होता है, वैसे ही फोर्स किस में मापा जाता है, न्यूटन्स में। अब समय आ चुका है इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें। चलिए, अभी आप सब लोग मुझसे नाराज हैं। आप लोग नाराज इसलिए क्योंकि मैं आज ही पढ़ा कि डबल के लिए क्या यूज होता है, %lf।
लेकिन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में परसेंट एफ का यूज़ करना पड़ा मेरी कंपाइलर की सेटिंग्स के कारण। सेटिंग्स में जाएंगे कंपाइलर में। कारण क्या है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरा कंपाइलर क्या यूज़ करे, ISO C++ के रूल्स। अब ISO C++ में डबल क्लिक भी परसेंट एफ कर दिया गया है, तो बस मुझे इससे हटाना है और मुझे किससे एक्टिवेट करना है, इससे एक्टिवेट करना है। तो हालांकि आपके सिस्टम में दिक्कतें नहीं आएंगी, मेरे सिस्टम में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाने के लिए सेटिंग क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। तो कंक्लूजन निकला कि सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कंपाइलर सेलेक्ट किया हुआ है। हमने यहाँ से ओके किया दोस्तों, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, परसेंट एफ। हमने कंपाइल किया और किया रन, और हमने कहा 1। एंड नाउ सी द मैजिक कि जहाँ पहले परसेंट एफ से गलत आंसर था, अब सही आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कंपाइलर की सेटिंग्स क्या कर दी, चेंज कर दी। इस प्रोग्राम से हमें कैंपस क्वेश्चन समझने को मिला। तो कैंपस क्वेश्चन नंबर 9, by default how many decimal places appears with %f और %lf? मैं आंसर क्या, हमने 206 चेक करें, काउंट करें एक बार फिर से, काउंट कीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेसिमल प्लेसेस हमें मिल रहा है। अब कैंपस में पूछ रहेगा कि हाउ वी कैन लिमिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से 2 प्लेसेस। भाई हमें 6 प्लेसेस में केवल 2 प्लेसेस चाहिए, तो आंसर है %.2lf। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम में पॉइंट के बाद केवल कितने चाहिए डेसिमल्स, केवल 2 डेसिमल्स चाहिए। करके देखिए दोस्तों, तो इसी में मैं कर देता हूँ .2lf। हमने इसे कंपाइल किया और रन किया, और मुझसे पूछा गया मास, तो मैंने कहा फिर से 1 kg, तो आंसर क्या मिल रहा है, 9.80। तो आज आप जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उन सभी प्रोग्राम में ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम सेकंड देखना चाहेंगे, फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल बाय टेकिंग रेडियस फ्रॉम यूजर। अब टू डू इट होम, कोई टीचर हमें एरिया सिखा दे तो हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं प्रोग्राम पहले नहीं बनाऊंगा, पहले मैं क्या बनाऊंगा, एल्गोरिदम। क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो पहली स्टेप में क्या होना चाहिए, लेट पाई इक्वल टू 3.14। मैं कंपाइलर को इन्फॉर्म करूँ कि कंपाइलर मान के चलेंगे कि एक वेरिएबल पाई है जिसकी वैल्यू क्या है, 3.14। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, 9.8। भाई जैसे से वहाँ पे कांस्टेंट था 9.8, तो वैसे यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या होगा दोस्तों, हम यूजर से कहेंगे इनपुट रेडियस, आर मीन्स रेडियस। अच्छा, अब हमें दोस्तों फॉर्मूला पता है एरिया का, ए इक्वल टू वॉट, पाई इंटू, अच्छा ये इंटू का साइन ये है दोस्तों, स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, स्टार। तो पाई इंटू आर। और स्टेप 4 में किसे प्रिंट करना पड़ेगा, हमें प्रिंट करना पड़ेगा ए को, और लॉजिक क्या हो गया, फिनिश। अब हम देखना चाहेंगे इसका फ्लो चार्ट, क्योंकि हम जानते हैं
कि सेकंड स्टेप में हम क्या बना सकते हैं, फ्लो चार्ट, जो उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट में स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं दोस्तों। जैसे पहला सिंबल होता है लिप्स, हम लिखा स्टार्ट। अब लॉजिक में लिखा है लेट पाई इक्वल टू 3.14, तो ये असाइनमेंट कहलाता है। और असाइनमेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज हो सकता है, तो हमने पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि पाई बराबर क्या है, 3.14। अच्छा, फिर लिखा है इनपुट। अब इनपुट के लिए यूज होता है दोस्तों पैलोग्राम, तो हमें इनपुट करवाना पड़ेगा आर को। पाई भी पता है, आर भी पता है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई आर कर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। अब हमें प्रिंट करना है, तो जो सिंपल इनपुट के लिए यूज होता है वही सिंपल आउटपुट के लिए भी यूज होता है। तो हमने कहा प्रिंट आर या प्रिंट ए। और फाइनली क्या दोस्तों, स्टॉप। तो कंक्लूजन निकला कि जो मैंने पहला प्रोग्राम सिखाया डायरेक्टली प्रोग्राम बनाया, लेकिन टेक्निकली पहले हम क्या बना सकते हैं, लॉजिक, लॉजिक का फिगर, और फिर अंत में क्या बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम। लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैंने 2 अप्रोच यूज़ की। पहले मैं डायरेक्टली प्रोग्राम बनाया, सेकंड में पहले मैंने लॉजिक समझाया अपने दोस्तों को। बस अब इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो दोस्तों मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं टीचर के पुराने प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यार ये प्रोग्राम तो सेम पिछले जैसा ही है। भाई हम जानते कि यहाँ पे एफ और एम यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ए और आर। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पाई बराबर कितना, 3.14। हमें यूज़र से पूछना क्या है, रेडियस। अब आज हमें टीचर ने डेटा टाइप क्यों पढ़ाए, टीचर ने पढ़ाया था कि डेटा टाइप हमें बताता है कि भाई प्रिंटफ और स्कैनफ में क्या यूज़ करना है। तो हम जानते हैं कि डेटा टाइप अभी भी क्योंकि डबल है, तो हमें क्या यूज़ करना है दोस्तों, %lf। अब हमें फॉर्मूला चेंज करना है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ आ जाएगा पाई इंटू आर, जो कि किस में असाइन होगा, ए में। अच्छा, गलती से मैं यहाँ पे छोटा ए की जगह बड़ा ए लिख देता तो वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आज हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे हमने छोटा ए लिखा है, गलती से यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बड़ा ए। अब यहाँ पे फोर्स के लिए लिख देंगे क्या, एरिया इक्वल टू %lf। यूनिट देना चाहे तो देना, चाहे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और किस में एरिया स्टोर्ड है दोस्तों, ए में। तो यहाँ मैं सही लिख रहा हूँ, यहाँ मैं सही लिख रहा हूँ, यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ एरर आ जाए। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कोड बॉक्स में काम करना बड़ा आसान है, बस हमें सिंपली फाइल में जाके न्यू और एम्प्टी फाइल लेनी पड़ती है। ये हमने प्रोग्राम को टाइप किया, इसको सेव किया। अब सभी दोस्तों को सेव करने का तरीका समझ में आ गया। अब क्योंकि ये सेकंड प्रोग्राम है तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, कभी कभी मेरे दोस्त क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे किसी दोस्त का नाम राज है, तो राज 1, राज 2, राज 15, राज 16, उसमें फिर प्रोग्राम ढूंढने में दिक्कतें आती हैं। सो द बेटर ऑप्शन इज टू गिव प्रॉपर नेमिंग। अब इसको हमने सेव किया, फिर से कंपाइल करेंगे, और डेफिनेटली एरर आएगा।
सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र, तूने वेरिएबल ए कहाँ डिफाइन किया है? तो मुझसे किसी फ्रेंड ने पूछा था, सर स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? दिस इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, कि यहाँ पे जो जो यूज़ करे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जबकि यही अगर पाइथन होता तो चल जाता, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन का कोई महत्व ही नहीं है। तो दो ऑप्शन है, या तो इसको छोटा कर दें या यहाँ बड़ा लिखें। मैं सोच रहा हूँ यहाँ बड़ा कर देते हैं। तो अब कहाँ एरर आएगा? यहाँ पे। अब सिस्टम उसे यहाँ नाराज हो जाएगा। सिस्टम कहेगा भाई भूपेंद्र ने ए नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, तो दोस्तों मैं इसे क्या कर दूं? यहाँ कैपिटल। अब इसे कंपाइल करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फाइन और इसे रन करते हैं। दोस्तों मुझे 10 बहुत पसंद है, क्योंकि 10 पे कितना आ जाएगा? 314। पॉइंट कितने जीरोस आ रहे हैं? 6 जीरोस। तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ जीरोस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम चलते हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक पे, यूजिंग सी आउट सीन इंट्रोड्यूस्ड इन C++। इनसाइड IO स्ट्रीम हालांकि .h मुझे लगाना चाहिए, लेकिन GCC में .h नहीं लगता है। एज एन अल्टरनेटिव टू printf scanf, as they do not require formed specifiers like %d या %f। दोस्तों काश आप में से किसी का ये डेटा टाइप वाला टॉपिक छूट जाता कि किसके लिए क्या यूज करते हैं। तो हमेशा आप सोचते हैं टीचर कब डिसाइड करते हैं %f लगाना है, कब डिसाइड करते हैं %c लगाना है, तो आपको समझ में नहीं आता। तो हमारे बेजने स्टार स्टेप जिन्होंने C++ बनाया उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई कि जितने भी बिगनर्स हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कब %x लगाना है, कब %p लगाना है, कब %o लगाना है। तो उन्होंने एक तरीका प्रोवाइड किया दोस्तों, जिसमें कि आपको क्या नहीं देना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, ये किसके अल्टरनेटिव हैं दोस्तों? printf scanf के। कैसे करेंगे? सेम प्रोग्राम एस above यूजिंग सी आउट सीन। तो जो प्रोग्राम मैंने आपको अभी भी सिखाया वही प्रोग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ इन GCC कोड बॉक्स। दोस्तों यहाँ मैं टर्बो सी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि टर्बो सी ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी आउट ऑफ डेट हो चुका है। जैसे आज के इस युग में मैं 2G फ़ोन खरीदूँ, दैट इज़ आउटडेटेड। इनफैक्ट कई लोग तो 4G फ़ोन भी नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में 5G फ़ोन अवेलेबल है। हो सकता है कि आज भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में टर्बो सी यूज़ होता हो, लेकिन कोई भी IT इंडस्ट्री या कोई भी कॉन्टेस्ट टर्बो सी का यूज़ नहीं करता। तो अभी मैं प्रोग्राम किसके स्टैंडर्ड में बनाऊंगा? GCC स्टैंडर्ड में। तो सिंपल सी बात है कि पहले हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? IO स्ट्रीम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि GCC में क्या नहीं लगाना है? .h। अब यहाँ पे एक स्पेशल लाइन आती है, यूजिंग नेम स्पेस। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरे किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो काम आप printf scanf से करते हो वो काम सी आउट सीन से करके दिखाओ। इस कारण से मैं सी आउट सीन कवर कर रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ printf हो सकता है वहाँ पे सी आउट, और जहाँ जहाँ scanf हो सकता है सीन। अभी तो आपको मान के चलना है कि ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आगे चल के जब मेरे इस क्लास का टॉपिक आएगा कि भाई नेम स्पेस क्या होता है, तो नेम स्पेस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरे दोस्त ने क्या देखा कि अभी हम यूज़ करते हैं stdio.h, क्योंकि हम यूज़ करते हैं printf scanf। printf scanf इसमें डिफाइन किया गया है, जबकि सी आउट सीन के लिए कौन सी हेडर फाइल? IO स्ट्रीम। अब देखिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, पूरा प्रोग्राम वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया। बस करना क्या है, जहाँ जहाँ लिखा था printf दोस्तों, उसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? सी आउट, एंटर रेडियस,
ऐसे यहाँ लिख दूंगा मैं सीन। तो ऐसे टीचर मैं समझाना चाहता हूँ कि जो काम प्रिंटफ से होता था दोस्तों, और ये किसकी जगह पे है, कि जो जो प्रोग्राम में बनाऊँ प्रिंटफ से उसको हम क्या लगा सकते हैं, सी आउट, और जहाँ जहाँ स्कैनफ लिखो वहाँ पे लिख सकते हैं सी। अब अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आउट। इसे काउट मत पड़िएगा, दिस इज सी आउट। और फिर किससे प्रिंट करवाना है, ए को प्रिंट करवाना है। अब हमारा आज का अगला कैंपस क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कैंपस क्वेश्चन नंबर 11। in C++, this and this used with cout cin are called। भाई टीचर हमारी वाइवा लेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइवा में टीचर ये सवाल पूछती हैं, तो कई बच्चे एरो से निशान करते हैं, मैम ये वाला एरो यूज करेंगे, लेकिन टेक्निकल टर्म क्या है इसकी दोस्तों, इसको हम कहते हैं दोस्तों पुट टू और इंसर्शन ऑपरेटर। पुट टू और इंसर्शन ऑपरेटर। टू पुट डेटा ऑन मॉनिटर। तो टीचर मुझसे वाइवा में पूछती है, भाई भूपेंद्र ये एरो उस तरफ क्यों है, तो मैम से कहूँगा मैम सी आउट मीन्स कंसोल आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो मैसेज हम किस पे भेज रहे हैं, आउटपुट डिवाइस पे। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं गेट फ्रॉम और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना किसी चीज़ को, जैसे कोयला निकाला जाता है दोस्तों। टू टेक इनपुट, तो कीबोर्ड से डेटा ले लिया जा रहा है, जबकि मॉनिटर पे डेटा भेजा जा रहा है। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं भी %lf की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमसे टीचर पूछेंगे भाई प्रिंटफ स्कैनफ पहले से ही था, तो सी आउट सीन का एडवांटेज क्या है। तो सी आउट सीन का एडवांटेज क्या है कि आपको %d %lf कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, अंत में इसको मैं स्टार टू नाम देता हूँ दोस्तों, इस लाइन को। यूजिंग मल्टीपल टाइम्स इन स्टार टू इज नोन एज। तो आंसर है दोस्तों कैस्केडिंग, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हम सिस्टम से कह रहे हैं डबल कोट्स में, डबल कोट्स में जो होता है वैसे का वैसे ही प्रिंट होता है, तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि पहले क्या प्रिंट हो, एरिया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ डबल कोट्स नहीं है, तो यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी, तो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो चलिए जल्दी से मैं इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के लिए कॉपी करता हूँ और इससे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हालांकि सी आउट सीन को मैं डिटेल में आगे चल के और पढ़ाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम तो केवल उन दोस्तों का संशय दूर करने के लिए जिनके मन में क्या चल रहा था 2-3 दिनों से कि सी आउट सीन क्या है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे दोस्तों को प्रिंटफ स्कैनफ अच्छा लगे तो प्रिंटफ स्कैनफ से काम करें, सी आउट सीन से अच्छा लगे तो सी आउट सीन से काम करें। तो घड़ी की टिक टिक तरीके से कंपाइल किया जाए। देखिए बहुत सारे एरर्स आ गए, यहाँ पे कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक, एक बार मुझे टाइपिंग मिस्टेक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे नेम स्पेस की स्पेलिंग में थोड़ा सा हमने करेक्शन करना होगा। अब इसे कंपाइल करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि वेरिएबल की दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल, तो यहाँ पे स्मॉल ए कर देते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने कहा 5।
तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3.14 कितना गया 78.5। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि किसी तमिलनाडु के स्टूडेंट ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया 9 इंच का, तो कंपनी ने क्या किया 5-5 इंच के 2 भेज दिए, क्योंकि कंपनी का मानना था कि भाई 9 इंच का अवेलेबल नहीं है तो 5-5 इंच के 2 भेज दो तो बात बराबर है। अब चेक करें बात बराबर है या नहीं। तो दोस्तों हमने 5 दिया, दोस्तों 5 इंच दिया तो हमें कितना मिलेगा 78.5। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं 78.5 इंटू 2 यानी दो 78.5 के पिज़्ज़ाज 78.5 इंटू 2 157 एरिया मिल गया। अब अगर 9 इंच का कंपनी उसे भेजती तो कितना मिलता उसे एरिया, तो हमने यहाँ पे इनपुट किया 9, तो कितना मिला दोस्तों 254। तो टेक्निकली वो बच्चा दोस्तों मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था, उसने कंपनी को इमीडिएटली कॉल किया कि सर आपने मुझे गलत भेजा है। भाई कंपनी वाले तो नॉन टेक्निकल है, वो कैसे सोच रहे थे 5 + 5 10, तो उन्होंने लिख के भेजा हम आपको ज़्यादा भेज रहे हैं, जबकि बच्चा क्योंकि मैथमेटिक्स में होशियार था उसने कहा आप मुझे ज़्यादा नहीं कम भेज रहे हो। इस कारण से कंपनी ने उनको इनाम में 4 पिज़्ज़ा और भेज दिए। तो कंक्लूजन निकला कि 9 इंटू 9 एज कम्पेयर टू 5 इंटू 5 बड़ी वैल्यू होती है, जिस कारण से ज़्यादा एरिया किसका आएगा दोस्तों 9 इंटू 9 का।